हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो लीगल प्रोविजंस हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो क्लिनिक्स हैं जो आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट, सरोगेसी ट्रीटमेंट या इस तरह का जो रिलेटेड ट्रीटमेंट्स होता है जिसकी वजह से कपल्स जो बहुत टाइम से नेचुरली कंसीव करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते, फिर अल्टीमेटली उनके पास ये लास्ट ऑप्शन बचता है कि वो आईवीएफ, सरोगेसी या इस तरह का जो कोई ऑप्शन है उसको ऑप्ट करके अपना पेरेंट्स बनने का सपना पूरा कर पाएं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो क्लिनिक्स हैं जो आपको इस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, इनके ऊपर भी लॉज लगते हैं और इनके ऊपर भी इनको रेगुलेट करने के लिए, ताकि ये कोई अनएथिकल जो है वो प्रैक्टिस ना कर रहे हों। जैसे कि जेंडर रिवील हमारे इंडिया में नहीं किया जाता, तो कोई ऐसा बिजनेस ना कर रहे हों, कहीं कोई ऐसा सेल परचेज वाला बिजनेस ना कर रहे हो इसकी आड़ में। तो ये सारी चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है। कौन सी अथॉरिटीज़ होते हैं, कौन से लॉज होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। हाल ही में जो आईवीएफ ट्रीटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा एक न्यूज़ चल रही थी, क्योंकि जो सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स हैं, सिद्धू मूसेवाला का तो मर्डर हो गया था, लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं उन्होंने अभी हाल ही में एक बेबी बॉय को वेलकम किया है और बहुत लेट एज में किया है। तो सिद्धू मूसेवाला की मदर आई गेस अभी 58 ईयर्स की है और 58 ईयर्स में किसी बच्चे को जन्म देना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेडिकली बहुत ज़्यादा हम लोगों ने तरक्की कर ली है, तो ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो पाती हैं। तो अभी फ़िलहाल हम उनका जो मैटर है उसको एक एग्जांपल की तरह देखेंगे। हम जो एज लिमिट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि लॉ हमारा क्या कहता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। एफआईआर रजिस्टर हो गई, सिद्धू मूसेवाला आ गया, उसके ऊपर पहले एफआईआर रजिस्टर होगी, पेरेंट्स को तंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मैं कोई पर्सनल अटैक किसी की भी प्राइवेसी पे नहीं करती हूँ। मैं ऐसे न्यूज़ को एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आती हूँ, ताकि आपको जो बेसिक लीगल नॉलेज है जो हर एक सिटीजन को पता होनी चाहिए, वो आप तक लाने की कोशिश करती हूँ। कि ये ट्रीटमेंट्स हैं जिसके भी थ्रू ये जो रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल हो पाता है, इसको जो है वो डील किया जाता है। एक एक्ट पास हुआ था 2021 में जिसका नाम है द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021। अब रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जा रही है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन हो पाए, आप बच्चा पैदा कर पाए। तो ये जो एक्ट है इसमें ही बताया गया है कि जो ये जो क्लिनिक्स हैं इनके ऊपर कैसे चेक रखना है, इनको जो है वो अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करने देनी है। कोई करता है तो उसके लिए पनिशमेंट बताई गई है। इसके अलावा आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है अपने क्लिनिक में, आपको रजिस्ट्रेशन करानी है प्रॉपर, आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। अगर कोई आता है तो उसकी कंप्लेंट सुनी जाएगी। अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ, इन क्लिनिक्स ने अगर कुछ गलत किया तो उसकी कंप्लेंट सुनी जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है। और अगर हम अथॉरिटीज़ की बात करें कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं इसके लिए, सबसे पहले तो नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, दोनों ही लेवल पे पहले तो बोर्ड बनाए जाते हैं। तो नेशनल लेवल पे जो बोर्ड बनता है, नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड, और उसी तरह से ही स्टेट लेवल पे बनता है स्टेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड। ये जो दोनों बोर्ड का काम है, सबसे पहले जो नेशनल बोर्ड की बात हम करें तो जो नेशनल बोर्ड बनाया गया है उसका काम है कि वो अपने सजेशंस या टाइम टाइम पे जो लॉज को अमेंड करना है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है, रूल्स बनाने हैं, तो वो जो एक रिकमेंडेशन देनी है, सजेशन देनी है, ये बोर्ड वो काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को देने का। और जो भी नए रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, लिमिटेशंस बनती हैं या रेगुलेशंस बनते हैं, जैसे भी वो सारे जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, तो जो स्टेट बोर्ड है वो काम करता है अपनी स्टेट में उनको इम्प्लीमेंट करने का। और वो भी सजेशन देता है कि उनकी स्टेट में कितनी ज़रूरत है, किस तरह से जो है वो लिमिटेशन होनी चाहिए, जो क्लिनिक्स हैं उनको कितना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, उनके स्टेट के अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो ये स्टेट बोर्ड भी वही काम करता है, लेकिन इसकी ड्यूटी बनती है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नेशनल बोर्ड डिसाइड कर रहा है उन चीज़ों को ये फॉलो करे। तो और इसके बाद जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करती हैं, वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अपॉइंट करती हैं। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मतलब है कि ऐसे स्टाफ को अपॉइंट करना एक तरह से जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स हों, जिसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स हों, और भी तरह के एक्सपर्ट्स जो लेबोरेटरी से रिलेटेड, जिनको पता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो होनी चाहिए एक ऐसे क्लिनिक में जहाँ पे आप ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करने का प्रॉमिस कर रहे हो अपने कस्टमर्स को। तो ये जो अथॉरिटी है वो बेसिकली ग्राउंड लेवल पे काम करेगी। और ग्राउंड लेवल पे काम ये कैसे करती है कि किसी क्लिनिक को रजिस्टर करना, या अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना, ग्रांट प्रोवाइड करना,
इसके अलावा टाइम टू टाइम जो है वो इंस्पेक्शन करना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना, कोई कंप्लेंट अगर आती है तो कंप्लेंट को रिसीव करना और उसके ऊपर एक्शन लेना, ये सारा काम ये जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है ये करती है। मतलब आपको कोई कंप्लेंट आ रही है, आप ऐसे किसी भी प्रोसेस से गुजर रहे हो, बीच में जो है वो क्लिनिक वाले आपके साथ कुछ गलत करते हैं, तो कोई तो अथॉरिटी होगी ना जहां आप जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करोगे। अगर कोई भी नहीं होगा फिर तो ये अपनी मर्जी से जो मर्जी आपसे चार्ज करेंगे, फिर अपनी मर्जी से ही आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर ये सारी ड्यूटीज लगती हैं। ये जो क्लिनिक्स हैं इनको ये हर एक चीज को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। इंस्पेक्शन जब होती है कि आपने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, जो आपके क्लाइंट्स हैं जो उनको आप फैसिलिटी देने का प्रॉमिस कर रहे हो कि आपके पास वो उतनी फैसिलिटी है भी आपके क्लिनिक में या नहीं है, तो वो सारी चीजें जो है वो ये अथॉरिटी मेंटेन करती है, आपकी कंप्लेंट सुनती है, उस पर एक्शन लेती है। तो इसीलिए इन अथॉरिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो अब ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ये चीज़ ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो गई है कि कोई लोग करा रहा है किसी का पता ही नहीं है। अब ये इतना कॉमन हो गया है क्योंकि अब ऐसे कपल्स जिन जो नेचुरल नहीं कंसीव कर पाते उनका जो परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेट एज में मैरिज करना या बच्चा लेट प्लान करना, या फिर हमारा लाइफस्टाइल, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से जब आप थक हार जाते हो और पेरेंट्स बनने की इच्छा है तो आप एंड में ये वाले ऑप्शंस ऑप्ट करते हो, फिर उसके बाद आपको ये सारे ट्रीटमेंट्स के से जो है वो गो थ्रू होना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिटेशंस की कि इस ट्रीटमेंट के लिए एज कितनी चाहिए, क्योंकि यही एक मेन मुद्दा था जिसकी वजह से ये न्यूज़ चल रही थी कि जो है वो समन्स आ रहे हैं या परेशान किया जा रहा है। तो यहाँ पे बात ये है कि अगर अथॉरिटीज़ ने समन भेजे हैं तो वो समन्स पहली बात तो जाएंगे क्लिनिक्स को, क्योंकि जो सेक्शन 21 है वो ये कहता है कि ये क्लिनिक्स की ड्यूटी है कि पहली बात तो उनको ये सारा जो एक्ट के जो लॉज हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, और उसी में ही ये बोला गया है कि जो सेक्शन 21 का सब क्लॉज जी है उसमें एज बताई गई है वुमेन और मैन दोनों के लिए। तो वुमेन की एज है कि 21 से 50 ईयर्स की जो वुमेन है उसमें जो है ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वहीं अगर मैन की बात करें तो मैन की भी 21 से 55, मैन की 55 है और वुमेन की 50 है। तो यहाँ पे बात यह है कि जो सिद्धू मूसेवाला की मदर है उनकी एज 58 है, और सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो एज 50 तक होनी चाहिए, तब आपके ऊपर ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो समन्स आने का ये रीजन है, लेकिन समन्स मेरे हिसाब से, क्योंकि ये क्लिनिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लिनिक की भी ड्यूटी है कि वो ट्रीटमेंट जो है वो एज के अकॉर्डिंग जो कपल्स हैं उनमें ही करेगा। अब क्लिनिक ने क्योंकि उनको अलाउ किया, क्लिनिक ने पूरा ट्रीटमेंट किया, अब देखो वो तो पेरेंट्स हैं, उनको तो एक होप चाहिए थी कहीं से भी, उन्होंने अपना इतना जवान बेटा उनका चला गया था उनकी आंखों के सामने, वो तो मतलब उस कंडीशन में थे इमोशनली। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, मैं भी एक बच्चे की माँ हूं, कि हम पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने चला गया, अगर कोई हमें ये कहेगा ना कि तुम्हें मरना पड़ेगा बट तुम्हारा बच्चा वापस आ जाएगा, तो शायद पेरेंट्स तो वो भी करने को रेडी हो जाते हैं। तो वो तो इमोशनली इतने ज्यादा वीक होंगे उस टाइम कि अगर उनको कोई कहेगा कि हाँ आपको ये नुकसान हो सकता है, क्योंकि 58 ईयर्स में किसी बच्चे को जन्म देना कोई छोटी बात तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उस माँ ने जन्म दिया है क्योंकि उसको उसका बच्चा चाहिए वापस, तो वो तो इमोशनली हम समझते हैं। लेकिन उनको ये होप देने वाला तो क्लिनिक है कि हाँ हो सकता है ऐसा, हम कर सकते हैं ऐसा, ये बोलने वाला तो क्लिनिक है। तो टेक्निकली अगर हम सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उस हिसाब से जो ये समन्स हैं वो क्लिनिक को जाएंगे, क्योंकि क्लिनिक की ड्यूटी है कि उसको आईवीएफ ट्रीटमेंट जो है वो इतनी एज के कपल्स में करना है, इसके ऊपर के एज के कपल्स को नहीं करना है। तो अगर आपसे अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट बताई गई है सेक्शन 33 में। तो जो सेक्शन 33 का सब क्लॉज 2 है वो पनिशमेंट उसमें बताई गई है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम कंट्रावेंशन ऐसी कोई करता है, मतलब कि अगर फर्स्ट टाइम लॉ को अगर कोई तोड़ता है तो उसको 5 से 10 लाख तक का फाइन जो है वो देना पड़ेगा। और अगर कोई रेगुलर ये चीजें कर रहा है और फिर बाद में उनके ऊपर कंप्लेंट भी हो जाती है तो उसके बाद उनको 3 साल से 8 साल तक की सजा हो सकती है, और इसके अलावा 10 से 20 लाख तक का जो है वो फाइन देना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक्ट में बताई गई हैं। ऑर्डर तो मेंटेन करना है, इसीलिए अथॉरिटीज को जो है वो समन्स भेजने पड़े हैं। अब यहाँ पे तो वो ठीक है, अगर क्लिनिक ने ये प्रैक्टिस अगर क्लिनिक करता ही आया है फिर तो उनकी पनिशमेंट और अलग होगी, उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। लेकिन अगर ये एक एक्सेप्शन केस था उनके लिए और वो इतना ज्यादा इमोशनली शायद वो भी बह गए कि उनको करना ही पड़ा, तो फिर वो फाइन दे के उनका जो है वो चीजें सेटल हो सकती हैं। बट
आई होप आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर मैंने करने की कोशिश की हैं। जो चीज़ें चल रही हैं न्यूज़ में, मैं कोशिश करती हूँ कि उन मैटर्स को रिलेट करके आप तक जो है वो एक ऐसी बेसिक सी लीगल नॉलेज आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप सबको पता हो कि हमारे आसपास एक्चुअली में लॉ एंड ऑर्डर काम कैसे करता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी एंगल से, किसी भी सेंस में थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि आपकी क्या राय है इस बारे में। और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय।